जान हथेली पर रख कर देखो ये मजबूर चले, खाना पीना भूलकर होकर ये मजबूर चले। कोरोना है, रोना है, लेकिन इनको अपनी जन्मभूमि पर सोना है। मीलों की दूरी है, पलायन बना मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन लॉकडाउन के सामने भूख और बेबसी ने घुटने टेक दिए हैं। गरीब मजदूर लोग कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाकर जन्मभूमि की तरफ कूच कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, लॉकडाउन धड़ाम हो गया है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया और इसी बीच मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। मजदूरों के सामने रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि सरकार ने राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन पलायन करने वालों की कतारें लॉकडाउन की चेन को तोड़ रही हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रवासी मजदूरों समेत बेघर लोगों के खाने पीने, ठहरने, कपड़े, इन सब का इंतजाम करें, इलाज का इंतजाम करें, पुख्ता इंतजाम करें। केंद्र ने राज्यों से इसके लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए आवंटित की गई रकम का इस्तेमाल करने को कहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पलायन रोकने के लिए उनको कहा गया है। आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं। कोरोना का वार एक्शन में सरकार 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का अतिरिक्त राशन देने की बात कही गई। हर गरीब को 1 किलो दाल मुफ्त देने की बात कही गई। किसानों के खातों में अप्रैल के पहले हफ्ते में जमा होंगे 2,000 रुपए। महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए डाले जाएंगे। 8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। सभी डॉक्टर्स और नर्सों के लिए 50 लाख का बीमा निर्धारित किया गया। भारी मात्रा में मास्क, ग्लव्स, पीपीई खरीदने की तैयारी। 9 करोड़ मजदूरों की मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई। 3 महीने तक ईएमआई न देने की छूट भी संभव है। दिल्ली सरकार ने कहा, विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों को पेंशन दोगुनी दी जाएगी। जरूरी सामान की कमी नहीं होने का भरोसा भी दिया गया है। दिहाड़ी मजदूरों को 5,000 सहायता राशि दिए जाने का भी वादा किया गया। 72 लाख लोगों को 7.5 किलो राशन मुफ्त देने की बात कही गई। नाइट शेल्टर में 2 वक्त के खाने का इंतजाम होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब मजदूरों को 1,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया। 2 महीने की बात करें तो वृद्धा, विधवा पेंशन एक साथ। कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च सरकार देगी। यूपी सरकार ने कदम उठाए, मजदूरों को हर महीने 1,000 की मदद दी जाएगी। मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए 1,000 बसें चलेंगी। मजदूरों की मदद के लिए 12 नोडल ऑफिसर तैनात। जरूरी कामकाज के लिए 11 समितियों का गठन किया गया। लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्यों के लिए छूट दी गई। ये तमाम वादे किए गए हैं। अलग अलग राज्यों की सरकारों की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह कहा गया है कि जो भी प्रवासी हैं, मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सारे इंतजाम करें। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। यह कहा है, उन लोगों से यह आग्रह किया है कि आप लोग हरियाणा प्रदेश के जो निवासी यहां पर हैं, उनके लिए ठहरने का, खाने पीने का अच्छे तरीके से इंतजाम करें। जो लोग मजदूरी का काम करने के लिए इन प्रदेशों में गए हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरह से भीड़ पलायन करने को मजबूर है, यह बहुत चिंताजनक है। और इस चिंता की स्थिति से अगर हमें बाहर निकलना है, वो तभी संभव हो पाएगा जब यह पलायन रुकेगा। दिन भर से हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
हमारी कोशिश ये है कि लोगों को समझाया जा सके, उनको किसी भी प्रकार से अपने घरों से ना निकलने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन उसके बाद भी हमने शाम तक देखा, दिल्ली में हमने देखा किस प्रकार से आनंद विहार बस अड्डे के ऊपर हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद दिखाई दिए। हमने तस्वीर आपको दिखाई। हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, इन जगहों से लोग पलायन कर रहे हैं, जो कोरोना की कमर को तोड़ने में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। इन तमाम तस्वीरों के बाद शाम तक की स्थिति क्या रही, वो जानने के लिए सबसे पहले रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का। उसके बाद तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र पांचाल रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फहीम खान रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कपिल वशिष्ठ राजस्थान से हमारे संवाददाता है। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र पांचाल के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र पांचाल, जिस प्रकार से दिन में हमने बातचीत की, आपने कुछ तस्वीरें दिखाई कि लोग घरों से निकल रहे हैं, बाज नहीं आ रहा निकलने के लिए। पीछे वजह यही बताई कि हमारे पास न रहने के लिए कोई इंतजाम है, न खाने का है। कैसे इंतजाम दिखे उसके बाद कुछ असर हुआ, या फिर लोग इसी प्रकार से अपना घर बार छोड़ करके अपने प्रदेश जाना चाहते हैं? जितेंद्र। बिल्कुल शमशेर, जिस तरह से लॉकडाउन का आज चौथा दिन था, चौथे दिन तमाम बाजार बिल्कुल बंद थे, तमाम जो है लॉकडाउन का पूरा असर रहा। वहीं दूसरी तरफ जो बाहरी लोग थे, जो दूर दूर से मजदूर यहाँ पर दिहाड़ी करते थे, रोजमर्रा जो अपनी दिहाड़ी करते थे और शाम को जो है अपना खाना खा करके सो जाते थे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हुई। खासतौर पर रामगोपाल कॉलोनी के मजदूर थे, एकता कॉलोनी के मजदूर थे। ये सुबह एकत्रित हुए, लगभग कोई 2 बजे चला, कोई 3 बजे चला, तो अपने कोई ग्वालियर के लिए यहाँ से निकला, कोई एमपी में जो है झांसी के लिए निकला, यानी कि अलग अलग जगह के लिए 500 से 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक के लिए सुबह निकल पड़े। जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी तो तुरंत जो है झज्जर रोड की तरफ जैसे बाहर निकले, तो झज्जर रोड पर पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे बातचीत की। कहीं ना कहीं हमने भी उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि हमने 2-3 दिन से लगभग खाना नहीं खाया, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस वजह से हम जो है अपने घर जा रहे हैं। हमने पूछा रास्ते में किस तरह से पैदल जा रहे हो, आप कब तक पहुंचोगे? तो उनका कहना था कि हम इससे अच्छा तो हम घर पहुंच जाएंगे, हमारा परिवार वहां पर है, हम परेशान हैं, इस वजह से हमारा जाना जरूरी है। वहीं पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद वहां पर जो निजी स्कूल थे, वहां पर उनका जो है रहने का और खाने पीने का इंतजाम किया। कुछ ही देर बाद जो है वहां पर जो है जो जिला मजिस्ट्रेट थे वो यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे, इसके साथ एसएचओ अर्बन स्टेट और साथ में शिवाजी कॉलोनी एसएचओ पहुंचे, भारी पुलिस बल वहां पर पहुंची और खासतौर पर जो खाने के पैकेट वहां पर पहुंचाए गए। जो मजदूर बाहर जा रहे थे पहले उनको सैनिटाइज करके हाथ धुलाए गए, उसके बाद जो उनको खाना दिया गया। उसके बाद जहाँ पर लोग रहते थे, स्वेच्छा से जाना चाहते थे, जहाँ पर जो किराए के मकान में रह रहे थे, किराए मालिकों को से बात करके उनको वहां छोड़ा गया। उसके बाद शेल्टर होम यहाँ पर बनाए गए, खासतौर पर जिला उपायुक्त से बात की गई थी, तो रोहतक में चलिए जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत करेंगे। छोटी छोटी प्रतिक्रिया फहीम खान रामपुर से हैं, रामपुर से पूछेंगे हालात कैसे हैं। फहीम खान, जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं वो चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोग अपने पैतृक निवास स्थान पर जाना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, और उसके पीछे जब हम बात करते हैं तो यही निकलकर सामने आता है कि ना रहने के लिए इंतजाम है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है। हकीकत क्या है, आपसे पूछना चाहूं, रामपुर में हालात कैसे हैं? क्या इसी प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? स्थानीय लोगों का क्या कहना है? और अगर ये लोग आते हैं अलग अलग प्रदेशों से, अपने गांव, अपने शहर, तो स्थिति कैसी हो सकती है? फहीम। देखिए शमशेर, जिस तरह से आपने ग्राफिक के जरिए जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो घोषणा और सरकार के वादे, और उसके बाद में जिस तरह से बॉर्डर पे रामपुर के लोग फंसे हुए हैं, उन चीजों को अगर देखोगे आप जोड़ के, तो ये जो लॉकडाउन का मतलब है ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसका कोई मतलब अब बाकी नहीं है। जब हजारों हजार लोग सड़कों पर चलते हुए आएंगे तो जो लॉकडाउन की जो मंशा है सरकार की वो पूरी होती नजर बिल्कुल नहीं आएगी, और उससे रामपुर भी अछूता नहीं है शमशेर। चाहे वो खाने की बात हो, या फिर घर में अपने आप को कैद कर लेने की बात हो, या फिर अपने आप को जो पूरी तरह से घर में रखने के बाद अपने आप को सुरक्षित ये सोच के रखा जाता हो कि हम लोग सुरक्षित हो गए हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका क्या? वो जो चीज आफत लेके चलेंगे वहां से, उसका क्या? उसका इंतजाम कैसे होगा? और जिस तरह से हजारों लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, तो चाहे वो रामपुर हो, मुरादाबाद हो, हापुड़ हो, गाजियाबाद हो, बरेली हो, शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, लखनऊ हो, चाहे वो जितने जिले यूपी के हो, यूपी के हजारों लोग बॉर्डर पे इस टाइम मौजूद है। और पूरी संख्या में आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों को कि जिस तरह से पूरी तरह से भीड़ के साथ
शमशेर वहाँ लोग मौजूद हैं, तो आप खुद ही बता सकते हो। बिल्कुल, ये बहुत लॉकडाउन हैरान की करने मंशा वाली पूरी हो तस्वीरें रही फहीम है। खान, और ये जिस तरह से आदेश दिए गए हैं बसों को और चलाने के। शमशेर में एक बात और कहना चाहूंगा, जी। क्या इसके इंतजाम पहले नहीं किए जाने चाहिए थे? हाँ। जो बसें आज लगाई जाएंगी या आज लगाई जा रही हैं, इसके इंतजाम खाने के, उनके पलायन के, जिस तरह से मजदूरों की मौत हुई है, इन सब चीजों को पहले नहीं देखा जाना चाहिए था? अचानक से जो घोषणा की गई है उसका तो सबने स्वागत किया, और देश के लोगों ने जो घरों पे थे उन लोगों ने स्वागत किया और इसमें समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को पूरी तरह से समर्थन दिया और लोग घरों में कैद हो गए। लेकिन जो मजदूर थे, मजदूर तबका था, उस पॉलिसी पे तो ध्यान दिया जाना चाहिए था कि जब ये लोग वापसी होंगे तो कितनी बड़ी समस्या लेके फहीम, वापसी ये जो होंगे। आदेश दिए गए बसों के चलाने के योगी सरकार की तरफ से, हम भी जब बात कर रहे थे तो क्या इतनी ना तो बसें पर्याप्त हैं, दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में लाखों की तादाद में लोग हैं, अगर वो वहां से निकलते हैं और निकल भी रहे, ऐसा नहीं है, लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं, वो कैसे तो घर पर पहुंचेंगे? ना तो उन बसों में इतनी पर्याप्त जगह है, और अगर उनको बसों में भरकर लाया जाता है या वो बसों में भरकर जाते हैं तो जिस कोरोना वायरस को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं वो कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा और ज्यादा फैलेगा। अगर पूरी बस में एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित है तो पूरी बस को कोरोना से संक्रमित कर देगा, और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो हालात भयावह हो सकते हैं। फहीम, देखिए शमशेर, वही मैं कहना चाहता हूं कि 1000 लोगों के बीच में अगर कोई संक्रमित खड़ा है तो वो 1000 लोगों को ले डूबेगा, और ये स्थिति स्वयं हर बॉर्डर पे मौजूद लोगों के बीच में है, और कहीं ना कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, जिससे हमारी मंशा बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो रही है। हमारा मकसद था, देश के लोगों का मकसद था कि कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़के इसको भगाएं, हम एकांतवास में चले जाएं और अपने आप को, अपने बच्चों को घर में रख के इस बीमारी को दूर करें। लेकिन शमशेर, जिस तरह से गाड़ियों की बात की आपने, तो कहाँ रोडवेज बसें पूरी पड़ पा रही हैं? कितनी भीड़ है, उस भीड़ को निकालने के लिए, उनके घर तक ले जाने के लिए आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक माकूल इंतजाम नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है, बसें उतनी कम है, तो सरकार भी यहाँ फेल सी नजर आती है, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल लंबी कतारें हमने देखी फहीम खान। जब हमारी टीम यहां से निकली, हम लोगों ने जाकर हकीकत क्या है वो जानने की कोशिश की, और वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी रही तो स्थिति ज्यादा भयानक हो सकती है। टोनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संगरूर से, और कपिल वशिष्ठ राजस्थान से। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि राजस्थान के बारे में जब सुबह बात कर रहे थे तो ये बात निकल कर आई कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ लोग भी अपने घरों को निकले होंगे राजस्थान से पलायन करने के लिए, अगर उनमें से, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे केसेस आए हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, और वो अगर अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, अपने परिवार वालों के पास पहुंचते हैं, तो फिर कोरोना की तीसरी स्टेज में पहुंचना मुश्किल काम नहीं होगा, जिससे निपटना बहुत मुश्किल काम होगा। राजस्थान सरकार ने पूरे माकूल इंतजाम किए हैं। सभी जितने भी लोग अपने आगार हैं, डिपो हैं रोडवेज के, उनके सभी प्रबंधकों को निर्देशित किया जा चुका है कि कंट्रोल रूम बनाए जा चुके हैं। कंट्रोल रूम में जितने भी प्रार्थना पत्र आएंगे, जितने भी मैसेज आएंगे, जो भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उनको सिर्फ बॉर्डरों तक छोड़ा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के जो पूर्वी सिंह द्वार है भरतपुर, इस पर 3 बॉर्डर लगते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इन तीनों पर जिला कलेक्टर ने भी 3 लोगों की टीमों का गठन कर दिया है, मेडिकल टीमों का गठन कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं फंसे हुए दूसरी स्टेटों से, उनका मेडिकल चेकअप होने के बाद ही उनको राजस्थान में एंट्री दी जा रही है, और एंट्री दिए जाने के बाद ही उनको लेकिन पहुंचाया जा रहा है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहली नजर में अक्सर देखा जाता है, प्रथम तौर पर जब उसका सैंपल लिया जाता है तो पता नहीं चलता है, शुरू में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं, 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, और किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो तो हो सकता है 1-2 दिन में उसका पता लग जाए। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रकार से जो कोशिशें की जा रही हैं, उनका बुखार चेक किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उनकी जांचें की जा रही हैं, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे तो एकाध हो सकता है छूट भी जाए और जांच में ना निकलकर सामने आए, बाद में पता लगे?
जी बिल्कुल, जो पहली जो जांच होती है वो 1 दिन से 4 दिन के बीच में होती है, दूसरी जांच 4 दिन से 8 दिन के बाद होती है, और जो तीसरी जांच होती है वो 14 दिन के बाद होती है। लेकिन जहां प्रथम जांच में ही अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उनको आइसोलेट वार्ड में भर्ती किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद में अगर कोई आता है 8 दिन के बाद में उसको क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती किया जाता है, लेकिन अगर वहीं वो आ जाता है तो उसको फिर उपचार किया जाता है। लेकिन अभी तक जो इसकी किटें हैं, किटों की पूरे राजस्थान में माकूल व्यवस्था नहीं है। सरकार बड़े स्तर पर कर रही है, बड़े पैमाने पर किटों को खरीदने की तैयारी कर ली है। पीपीई किट चिकित्सा कर्मियों को भी खरीदी जा रही है। 10,000 की आबादी पर एक वेंटिलेटर भी खरीदा जा रहा है, जिससे जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनको समुचित चिकित्सा साधन मुहैया कराए जा सके। ठीक है, टोनी के पास चलेंगे। टोनी शर्मा, आपसे मैं जानना चाहूं, जो स्थिति दिल्ली में हमने देखी, फरीदाबाद में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, गुरुग्राम में भी ऐसे हालात देखने को मिले। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक जोन है, वहां से हजारों लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। पंजाब में जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, हालात वहां पर ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम होते होते कुछ बदलाव नजर आया क्या, या फिर वहां पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आप देख रहे हैं? जी शमशेर, मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब के संगरूर में स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। लोग अपने घरों में ही हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा। अगर इक्का दुक्का लोग है तो उनको समझा के घर में भेज दिया जाता है। लेकिन एक और बात बता दूं, आज जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है विजेंद्र सिंगला जी, उन्होंने जाकर झुग्गी झोपड़ियों में आप खुद जाकर घर घर जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है वहां पे खुद राशन बांटा। तो उनका कहना था कि जो हमारी ये सरकारें कदम उठा रही है वो बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि अगर वो घर झोपड़ियों में ही रहेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली बेसिस है, जो डेली कमा कर खाते हैं, उनको कोई खाने का कुछ साधन नहीं है, तो उनके घर वो आप खुद गए हैं, विजेंद्र सिंगला जी खुद गए हैं, ताकि वो उनकी भूख को मिटाया जा सके। और वो उनको ये भी प्रेरित किया कि आप यहीं पे रहें, अगर कोई भी चीज चाहिए हो तो उन्होंने कहा कि आप हम तक पहुंच करिए, आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। जी शमशेर। पंजाब में स्थिति नियंत्रण में है। जितेंद्र पांचाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है, पत्र लिखकर ये पूछा है, ये बताया है, ये कहा है कि आप लोगों से अपील है कि हरियाणा के लोगों को आप सुविधा दीजिए, मुहैया करवाइए, ताकि लोग अपने अपने प्रदेश में जहां से वो काम करने के लिए गए हुए हैं दूसरे राज्यों में, वो वहां पर रहें। और उन्होंने ये भी अपने प्रदेश में भी जो जिला अधिकारी है उनसे ये कहा है कि आप लोग पूरे इंतजाम कीजिए, लोग यहां से पलायन ना करें, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हजारों लाखों की संख्या में लोग निकलना चाहते हैं। कुछ लोग निकल भी चुके हैं, जो कि कोरोना के खतरे को अगर हम बात करें टालने की तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितेंद्र पांचाल। बिल्कुल बिल्कुल शमशेर, सरकारें इस मामले में जो है बातचीत कर रही हैं आपस में कि जो लोग बाहरी लोग हैं उनको किस तरह से उनको जो है यहाँ पर रहते हुए उनको प्रशासन की तरफ से किस तरह की सेवा जो है मुहैया कराई जाए और राशन किस तरह से दिया जाए, वो पूर्ण रूप से लगी हुई है। वही आपस में बातचीत कर रही है कि जो बाहरी लोग हैं उनको कैसे उनके देश में, उनके प्रदेश में भेजा जाए, उस बारे में जो है चर्चा अलग से कर रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन ने जिस तरह से लोगों को यहाँ पर शेल्टर होम देने की बात कही है, वहाँ पर राशन पहुँचाने की बात कही है, गरीब लोगों के घर में, जिनके घर में उपलब्ध नहीं है सामग्री, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि सरकार जो है उनको पूर्ण तरीके से जो है हर सामग्री जो है उपलब्ध करा रही है। राशन की जो दुकानें हैं कुछ वो अलग अलग जगह से यहाँ पर खोली गई हैं, ताकि लोग भीड़ ना करें। डिस्टेंस जो बॉक्स बनाए गए हैं उनमें खड़े होकर आप सामान ले सकते हैं। पुलिस जो है सख्ती से लोगों से पेश आ रही है, उसको कह रही है कि आप जो है बाहर ना घूमिए, लोगों से बार बार अपील भी कर रही है, खुद हेल्प भी, सहायता भी कर रही है, खाना भी बांट रही है, अलग अलग जगह करके लोगों से अपील कर रही है कि आप घर से बाहर ना निकले, ताकि आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने अभी शाम को कुछ ही देर पहले रोहतक के उपायुक्त ने जो व्यापारियों से और सामाजिक संगठनों से बातचीत की थी, उनकी मीटिंग ली थी, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया था, उनसे बातचीत की थी कि किसी भी तरह से लोगों को जो है परेशानी ना हो, खासतौर पर जो बाहरी लोग हैं, जो किराए पर यहाँ रहते हैं, उनके पास पहुंचना और हर हालत में जो है उसको खाद्य सामग्री जो है उन तक पहुंचाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भूखा ना रहे, किसी तरह की उनको कमी ना रहे, इन सब चीजों को लेकर के निर्देश दिए थे। हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है जिला उपायुक्त ने। बिल्कुल, असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। फहीम खान, योगी सरकार ने बसें चला दी, अब देखा कि किस तरह से सुविधा देने की बात हुई थी, लेकिन क्या ये पता था कि ऐसा भी हो जाएगा कि आपने जो काम सुविधा देने के लिए किया वही बहुत बड़ी असुविधा बन जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए फहीम जी। देखिए, जिस तरह से आपका सवाल है, बिल्कुल ये जो जिस तरह की ये इंतजाम सरकार के हैं, या जिले की मैं बात कर लूँ अपने, तो जिले के अंदर ये इंतजाम भी काफी नहीं है। लोगों के जो पलायन की बात की जा रही है, इस टाइम मुख्य मुद्दा
कोरोना से भी बड़ा पलायन हो चला है और पलायन को रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए है शमशेर। और अगर इसको चुनौती को स्वीकार करके इसको जल्दी ही काबू में नहीं पाया गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी और जो लोग अपने घरों की ओर आएंगे, जैसा कि आपने कहा है, तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी और जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से धड़ाम साबित होगा और जो सरकार की मंशा है उसमें पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को जितना जल्दी हो सके इसको समझना होगा सभी राज्य की सरकारों को, क्योंकि अगर इसी तरह से पलायन लगातार जारी रहा तो जो कोरोना के चक्रव्यूह को हम तोड़ना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि इस चक्रव्यूह में हम सभी फंस जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का ग्राउंड से पूरी जानकारी देने के लिए। ये तमाम बातें हम लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से हमने स्थितियां देखी, अलग अलग प्रदेशों में इस प्रकार के हालात बने, उन हालातों के चलते लोगों के पलायन को रोकना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जितेंद्र पांचाल जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। फहीम खान रामपुर से हमारे साथ जुड़े, टोनी शर्मा संगरूर से और कपिल वशिष्ठ राजस्थान से जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा लगातार जारी है, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कोरोना वायरस की कमर को तोड़ने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें लॉकडाउन की स्थिति जो है वो धड़ाम हो चुकी है। इस तरह से लोग अगर निकलेंगे तो यही कहा जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है। हरियाणा के कोने कोने से हर खबर पर पैनी नजर, सियासी हलचल से अब बेखबर नहीं बाखबर। देखिए हरियाणा टुडे। संकट की इस घड़ी में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने बनाया हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड। मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता नंबर 3923455902। IFSC कोड है SBIN 0001509। इस महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आप भी उदारता से सहयोग करें। धन्यवाद। शिक्षा के जगत में जाना माना नाम CD इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 71, जहां पर मौजूद है हर सुविधा जो आपके बच्चे के लिए है जरूरी, जिससे आपके बच्चे के लिए पढ़ाई बनेगी बेहद आसान। स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। डायरेक्टर यशपाल यादव और चेयरपर्सन रेखा यादव के अथक प्रयासों से ग्लोबल डिजिटल अवार्ड से नवाजा गया CD इंटरनेशनल स्कूल। ये समय है एक साथ खड़े होने का, लड़ने का, कोरोना वायरस को हराने का। दैनिक वेतन भोगियों, दिहाड़ी पर काम करने वालों की मदद के लिए आगे आने का। इस मुश्किल समय में इन सभी तक आर्थिक मदद पहुंचाने को हरियाणा तैयार है, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के साथ। आप भी इस फंड में दे सकते हैं योगदान और बन सकते हैं किसी के जीवन का आधार। मदद देने के लिए खाता नंबर 392347555902, IFSC कोड SBIN 0001509, SBI सेक्टर 10 पंचकुला में राशि जमा करें या UPI के माध्यम से भेजें या फिर संबंधित जानकारी हेतु 8558893911 या 01724032 से संपर्क करें। अब तक 2000 से अधिक लोग 7,40,00,000 से ज्यादा की राशि का योगदान दे चुके हैं। आप भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में योगदान दें, क्योंकि आपका छोटा सा योगदान किसी का जीवन आसान बना सकता है। Life is about to change, है? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? Really? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। संकट के इस समय में रुके ना जीवन जरूरी चीजों की सप्लाई, इसलिए हरियाणा सरकार ने शुरू की है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए वेब पोर्टल सुविधा।
पोर्टल पर होंगे सब्जी वाले, किराने वाले, दूध वाले, दवाई दुकान वाले, प्रोविजनल स्टोर मालिक। इस पोर्टल से मिलेगी जानकारी सीधे साधारण नागरिकों को। वॉलंटियर्स मास्क और ग्लव्स पहनकर करेंगे सामान की होम डिलीवरी, ताकि जीवन जरूरी सेवाओं की सप्लाई किसी भी हालत में रुके ना। तो आप भी हरियाणा सरकार के पोर्टल covidssharyana.in पर रजिस्टर करें और पहुंचाएं जीवन जरूरी सेवाएं साधारण नागरिकों तक। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। माइंड हो जाएगा कूल, स्ट्रेस जाएंगे भूल। देखिए परफेक्ट प्राइम ओनली इन ब्रेक टाइम, रोजाना सुबह 8 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। जब होती है दिन की शुरुआत, हम आते हैं कुछ नई खबरों के साथ, चाय की चुस्की के साथ खबरों की मिठास। हम बनाते हैं आपके ब्रेकफास्ट को खास। देखिए खबर प्रहर रोज सुबह 7:25 पर। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। लॉकडाउन धड़ाम हो गया है ऐसा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि लोग इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। बहुत सारी वजह उसके पीछे हैं, जिनकी कहने का मतलब ये कि हमारे लिए ठहरने का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, और उधर कुछ सरकारों की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारे प्रदेश के लोगों को आप बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद आगे की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हम सोच रहे थे कि 4 से ज्यादा लोग, 2 से ज्यादा लोग, 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, वो सैकड़ों की तादाद में भीड़ों बसों में ठुस ठुस कर जाएंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन कामयाब हो रहा है? दिल्ली की हमने बात की, आपको पहले बताया कि दिल्ली में आनंद विहार बस स्टैंड की हम बात करें तो उस पर जाने वालों का तांता लगा हुआ था। हर जगह से, हर दिशा से लोग आ रहे थे, पैदल, कोई रिक्शा में जा रहा था, कोई दिल्ली सरकार की बसों का भी इस्तेमाल कर रहा था, जबकि दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि हम अपनी बसों में सिर्फ उन्हीं लोगों को सफर करवाएंगे जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और आपात स्थिति में सरकार के कामकाज करने के लिए निकल रहे हैं। चर्चा करेंगे। वकार चौधरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। वकार चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वकार चौधरी जी, जो स्थिति हमने सोची थी, अनुमान लगाया था कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन कामयाब हो जाएगा, पहले 2-3 दिन देखा तस्वीर ठीक ठाक रही, लेकिन जो स्थिति लगातार बदल रही, जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉकडाउन जो है वो सिर्फ कहने का था, अब हकीकत कुछ और ही है। हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी, इसके अलावा अन्य राज्यों से तस्वीरें सामने आई। क्या कहना है आपका, ऐसे क्या कोरोना हार जाएगा? देखिए, बहुत चिंता का विषय है जो इतनी भारी भीड़ जा रही है, और जो माननीय मोदी जी ने भी अनाउंस किया, और सब के लिए है ये लॉकडाउन। कोई मेरे लिए, आपके लिए नहीं है शमशेर जी, ये सबके लिए है। और जो लोग जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, मैं तो पलायन ही वर्ड यूज करूंगा, जो अपने दिल्ली छोड़ के और यूपी, बिहार, जहाँ जहाँ के लोग हैं वो जा रहे हैं, तो ये इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अगर जाते भी तो जत्थे बना के ना जाते, थोड़े थोड़े लोग जाते, या सरकार से आग्रह करते, तो कहीं दूसरी नजरिया या दूसरी स्थिति हमें देखने को मिलती। लेकिन अभी जो ये भयावह स्थिति दिख रही है, तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय भी और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर
जो लॉकडाउन का मकसद था, जैसे आपने भी बताया, जो लॉकडाउन का मकसद था वो कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर भारी भीड़ में, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, एक आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस भारी भीड़ का कितना बड़ा में खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। रही बात यहाँ की दिल्ली की, देखिए दिल्ली सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। अगर कोई लेबर, दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेली लगाने वाले हैं, फेरी लगाने वाले हैं, जो भी कोई गरीब आदमी है उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हमने स्कूलों के अंदर रहने, खाने पीने का सब इंतजाम किया हुआ है। अगर आप पे रहने की जगह नहीं है तो सरकारी स्कूलों में हमने रहने का इंतजाम किया हुआ है। अगर आप पे खाने के लिए, राशन के लिए, वकार चौधरी जी, ठीक है, आप लोग भी दावा करते हैं, अन्य राज्यों की सरकारें भी दावा करती हैं, लेकिन ये लोगों को नहीं पता चल रहा। आप लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से या फिर और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर किसी ठेकेदार के यहाँ पर कुछ समय के लिए काम करने के खातिर आए हुए हैं, उन लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है और इसी वजह से लोग निकल रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे लिए ना तो रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, और उधर से यूपी सरकार ने बसों की व्यवस्था कर दी है। फिर आप लोग क्यों नहीं इस बात को लेकर समझने की कोशिश कर रहे? दोनों राज्यों की सरकारें क्यों नहीं साथ आकर इसको लेकर बात करने की कोशिश कर रही? जब तक आप लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो फिर कोरोना कैसे आ जाएगा? ये बहुत बड़ी चिंता है आज। जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए कल की मैं स्थिति बताऊं आपको, आनंद विहार में अचानक हमारे पास खबर आती है कि बहुत भारी भीड़ है। वहां पे हम लोग खुद गए और अपने साथियों के साथ भी, और कुछ सरकारी ऑफिसर भी थे, वहां पे बात की कि क्यों आए हो आप। तो उनके पास एक अस्पष्ट जानकारी थी कि सरकार ने बसें मुहैया करा दी हैं और यहाँ से सरकार बुला रही है हमें। बिहार के लोग थे या उत्तर प्रदेश के, यूपी के लोग, हमें बुला रही है सरकार। जबकि कल तक उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी और राज्य की सरकार ने कोई इस तरह की घोषणा नहीं की थी। लेकिन कहां से आया, किसने अफवाह फैलाई, ये तो जांच का विषय है। ये दिल्ली पुलिस देखेगी कि किस तरह से अफवाह फैली। एक अफवाह फैलती है और बहुत ज्यादा भीड़ पैनिक होकर आनंद विहार बस अड्डे पे पहुंच जाती है, जिसमें कई हजार लोग होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक होते हैं। उनको समझाया बुझाया गया कि भाई आप ठीक है, कोई बस नहीं जा रही है और आप लोग घर चले जाइए, हर तरीके से हमने समझाया। लेकिन उन मजदूरों का, उन सब लोगों का कहना था कि साहब आप आ गए, हमें मरना भी यही है, जीना भी यही है, तो वो समझाने में नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर हम यहाँ से दिल्ली नहीं छोड़ी या हम अपने घर पे नहीं पहुंचे तो हम यहीं मर जाएंगे, या हमारे साथ ये चिंता उनके तब वाजिब हो जाती है जब वो लोग हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। आपके पास लौटूंगा वकार चौधरी जी। जटाशंकर त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नोडल अधिकारी सतीश चंद्र मुरादाबाद से वो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं सतीश चंद्र जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने प्रदेश को छोड़, अपने उस इलाके को छोड़ रहे हैं जहां पर वो काम करने के लिए आए थे और अपने पैतृक गांव, पैतृक निवास जाना चाहते हैं, स्थिति बहुत भयावह है। तस्वीरें इतनी ज्यादा खतरनाक सामने आ रही हैं कि लोग हजारों की तादाद में बस स्टैंडों पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद बसों में वो सैकड़ों की तादाद में भरकर जा रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मिला तो वो स्थिति चिंताजनक होगी। वो अब तक बड़े शहरों तक हम सीमित थे, हम गांव में पहुंच जाएंगे कोरोना को लेकर। देखिए, आपकी चिंता वाजिब है और बिल्कुल अगर कोई पॉजिटिव इनमें होता है तो वो औरों लोगों में भी ये इस बीमारी को फैलाएगा। लेकिन अब स्थिति हमारे सामने ये है, पुलिस प्रशासन के सामने, जब दिल्ली के लोग निकल गए हैं बाहर तो वापस नहीं जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अपने गंतव्य तक जाना एक व्यवहारिक एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ उनको, अब हमारे यहाँ से पैदल लोग आ रहे हैं, दिन भर चलते हैं, रात भर चलते हैं। कुछ हरिद्वार जा रहे हैं, कुछ दिल्ली की तरफ से, और वो डिस्टेंस बना के पैदल जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वहाँ से चल दिए हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक जाना चाहिए। लेकिन जो बसों में या वैसे ग्रुप में बैठ के जा रहे गाड़ियों में, तो उनसे बिल्कुल आपकी मैं चिंता से मैं सहमत हूँ। और अगर गांव तक की स्थिति पहुंची बीमारी की तो फिर हमारे लिए और गंभीर बात है। सतीश चंद्र जी, हमने तस्वीर देखी आनंद विहार बस स्टैंड की, बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर हमने उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सी बसों को देखा और उनके अंदर जिस तरह से लोग कोशिश में थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ना मास्क उनके पास था, ना बसों में कोई सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था थी, ना कोई रोका टोकी थी। ये बहुत बड़ी चिंता है। अगर उनमें से खुदा न खास्ता एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित है तो वो लाखों लोगों तक इसको पहुंचा देगा।
बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारी जो मेरी जानकारी में है उसमें जो रोडवेज की बसें हमने लगाई हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, उनको सैनिटाइज किया गया है। इसके बाद ही यहाँ रवाना की गई हैं जिलों से, जो उनको लेके आनी है अपने अपने गंतव्य तक। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सतीश चंद्र जी, अगर आप ये बात आपकी सरकार तक पहुंचा दें, क्योंकि मैं आपको असलियत बता रहा हूं, जिन बसों में लोग चढ़ रहे हैं ना, उन बसों में जो लोग चढ़ाकर बस पूरी तरह से सैनिटाइज है, ठीक है, आपकी तरफ से कोशिश अच्छी की गई है, लेकिन जो लोग उन बसों में बैठकर आ रहे हैं उनके पास ना तो मास्क हैं, ना हाथ सैनिटाइज करके बसों में वो लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि किस किस को कंट्रोल करेंगे। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, 500 1000 मीटर तक लाइनें लगी हुई हैं बस स्टैंड के ऊपर। ये बहुत चिंता का कारण है। बिल्कुल चिंता का कारण है और इसके लिए हमें कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, एक चिंता का विषय है। लेकिन एक वास्तविक एक व्यवहारिक एक समस्या ये भी है कि जो लोग दिल्ली से जहाँ वो रुके थे वहाँ से निकल पड़े हैं, अब किसी भ्रम की वजह से अब बाहर निकले, उन्हें तो वापस अब नहीं भेजा जा सकता, वो अपनी गंतव्य तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली में इस वक्त उनको रोका जा सकता है। जटाशंकर त्रिपाठी बीजेपी नेता हमारे साथ। जटाशंकर जी, आपसे पूछना चाहूं, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए, जहाँ तक हम सब लोगों ने इस स्थिति को देखते हुए जो आप लोगों ने हम लोगों की सरकारों के सामने जो मैसेज रखा, वह तैयारी सिर्फ प्रदेश के अंदर के जिलों के लिए थी, जो लोग सड़कों पर डिस्टेंस बना करके चल रहे थे। अब वो पता नहीं कहाँ से किस तरह की अफवाहें फैली। और आनंद विहार तो किसी समीकरण में हमारे सरकार के हिस्से में नहीं था। हमारे सरकार के हिस्से में था कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जिन जिलों में जिन डेस्टिनेशन पॉइंट से लोग अपने अपने घरों के लिए जाना चाहते थे और जो लोग निकल चुके थे, जो लोग पैदल चल रहे थे, उन लोगों के लिए हमारी सरकार ने आमंत्रण किया था, उनको बसों में बैठा के भेजने की बात की गई थी। अब वो मैं अभी सुन रहा था पीछे से आपकी बातें कि आनंद विहार में ऐसे भीड़ इकट्ठी हुई, वो एक अब आप जान रहे हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कैसे कैसे अफवाहें, कैसे कैसे पिक्चर लोड करके, कैसे कैसे लोग फैला रहे हैं। आनंद विहार बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश सरकार की बसें हैं, रोडवेज की बसें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने खुद जाकर देखा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आनंद विहार की बसें एक टर्मिनल पॉइंट होगा, लेकिन आनंद विहार से किसी भी यात्री को बैठाए जाने की मुझे कोई सूचना नहीं है। मेरी सूचना ये थी, मैं आपको बता दूं आपको कि जिन बसों में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं आ रहे हैं दिल्ली से, वो हजारों की संख्या में हैं और उनकी तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकार भी इनको अगर देख रही है तो वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है, और अगर समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। नहीं, अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो हम लोग, हमारी सरकार और जिला का प्रशासन, जहां पर वो उतरेंगे, जहां पर उनका ड्रॉपिंग पॉइंट होगा, उस ड्रॉपिंग पॉइंट पर हम हर हालत में फीवर इंडिकेटर से उनकी जांच करने के बाद ही पूरा उनको घरों की ओर रवाना करेंगे। वकार चौधरी जी, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि हमने देखा कि डीटीसी की बसों में आप लोगों ने ऐलान किया था कि केवल जो कर्मचारी वर्ग है वही जाएगा, इसके अलावा और लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हमने देखा डीटीसी की बसों में वो लोग भी सफर कर रहे हैं जो अपने इस प्रदेश को छोड़कर, कार्य क्षेत्र को छोड़कर, अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ करके अपने पैतृक गांव जाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इस मसले पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बता रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर जो मिल नहीं रहा है, 18 करके नंबर है, वो अगर मिलता तो शायद लोग इतने पैनिक नहीं होते। उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं इसमें फेलियर मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक नंबर जारी करने के बावजूद उस पर कोई वर्कर या कोई भी जो जाना चाहता उत्तर प्रदेश, या उसे कैसे जाना चाहिए, क्या मदद मिलनी चाहिए, वो कार्य नहीं कर रहा है। मैं नंबर को लेकर थोड़ी सी आपको बता दूं वकार चौधरी जी, इन लोगों के लिए नंबर मायने नहीं रखता है। हम लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं, आप लोगों को, सभी सरकारों को कह रहे हैं। वकार जी सुनिए, मैं नंबर को लेकर इसलिए आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जिनके पास अगर 50 लोग हैं, 60 लोग हैं या 40 लोग हैं, तो किसी के पास ऐसा मोबाइल होगा जिसमें हम 3G 4G चला सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास रेडियो भी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास टीवी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके घर में अखबार नहीं आता है। वो नंबर जारी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को नंबर से मतलब नहीं है। उनको पता चलना चाहिए बस किसी भी तरीके से कि बस जा रही है, दिल्ली से जा रही है, यूपी जा रही है, वो किसी भी सरकार की बस हो। नहीं, बिल्कुल शमशेर जी सही बात कह रहे हैं।
अब उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंची है कि बसेस लग रही हैं, तो शायद इस वजह से भी, चूंकि मेरे पास भी कम से कम एक मिनट जटाशंकर जी, पूरी बात सुनेंगे इनकी, उसके बाद आप ही के पास आना है मुझे, एक बार सुन लेते हैं। सुन लीजिएगा। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं अगर उत्तर, चूंकि हमारे पास दिल्ली के अंदर किसी भी वर्ग का कोई भी हो, उसके रहने खाने पीने का सब इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया हुआ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। 4 लाख लोग, लेकिन ये बात पहुंचे कैसे इन लोगों तक? ये वकार चौधरी जी, ये बात कैसे पहुंचे इन लोगों तक कि हमारे लिए खाने का इंतजाम है, स्कूलों में ठहरने का इंतजाम है, धर्मशालाओं में इंतजाम कर दिए गए? मैं फिर कह रहा हूं, इनको नहीं पता इन चीजों का। नहीं, ये हम लोग पहुंचा रहे, मैं बता रहा हूँ ना, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से घोषणा की है, यानी कल से, जब से ये पहले से है, मैंने देखा, ये जरूर है वकार चौधरी जी, ये मान लेता हूं आपकी, वकार जी ये बात मैं मान लेता हूं आपकी कि ये घोषणा कल हुई है, लेकिन उससे पहले भी लोग पलायन कर रहे थे, तभी सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया, यूपी सरकार की तरफ से। नहीं, बिल्कुल पलायन कर रहे थे, इस तादाद में नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में जा रहे थे, सच्चाई यही है। लेकिन बहुत सारे लोग डर भी रहे थे, क्योंकि उनके पास तस्वीरें आ रही थी कि अगर हम जाएंगे तो हमें पुलिस मारेगी और पुलिस से टॉर्चर करेगी, तो इस डर की वजह से वो लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन जब से ये घोषणा हुई है, तब से आज अगर आप देखेंगे स्थिति, जो आनंद विहार बस देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की, तो बहुत भयावह स्थिति है। खुदा ना खास्ता, जो आपकी चिंता है, मेरी चिंता है, और अभी हमारे जो मित्र बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी चिंता, हम सबकी ये चिंता है कि अगर उनमें से किसी एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो स्थिति क्या पहुंचेगी, क्योंकि सिविल सोसाइटी में अगर ये पहुंच जाता है, जो माननीय मोदी जी का लॉकडाउन है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, जिससे हमें बचना है। नहीं, ये लॉकडाउन सबका है, ये सबका लॉकडाउन है सर। ये हम एक प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री तो हमारे मुखिया, इसलिए अपील करते हैं, बाकी लॉकडाउन सबका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सबका है, आपका मेरा सबका है, उस बात में कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन का पालन, मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन तभी कामयाब हो पाएगा कि जब हम लोग इस भारी भीड़ को रोक पाएंगे। तो उसके लिए हमें चुनौती कितनी बड़ी है। नोडल अधिकारी सतीश चंद्र मुरादाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश चंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती है अगर ये लोग अपने गांव में जाएंगे, उसके बाद इन लोगों के ठहरने का इंतजाम किया जाएगा, अगर सीधे तौर पर ये अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने इलाके में एंटर हो जाते हैं और लोगों से इनका तालमेल हो जाता है, परिवार के लोगों से मिल लेते हैं, गांव के लोगों से मिल लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई साल 6 महीने में अपने घर पहुंचता है तो कैसे लोग पलक पावड़े बिछाकर उसका इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्वारंटाइन की कितनी ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ये लोग सीधे कम से कम 15 दिन तक के लिए अपने परिवार से ना मिले। देखिए, इस संबंध में हम लोगों ने अपने थाना स्तर पे संदेश भिजवा दिया है कि अगर लोग किसी गांव में बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो देश के अंदर से ही, तो वो बिल्कुल गांव के बाहर पहले रुकेंगे, और डॉक्टरों को भी हमने अपने उनसे तालमेल किया है, और उनको एकांत में 14 दिन तक रहना है। ये बात हम लोगों ने गांव-गांव, मोहल्ले बता दी है। और गांव में भी लोग अब इतने अवेयर हो गए हैं कि बाहर कोई चाहे उनका भाई भतीजा ही क्यों ना हो, दिल्ली जा रहा है, तो वो इसकी सावधानी बरतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। और हम लोगों ने उनको बताया कि भाई 14 दिन आप अकेले रहो, आइसोलेशन में रहो, और अगर कोई सिम्टम, लेकिन ये समझते ही नहीं। अगर ये बात समझते सतीश चंद्र जी, अगर ये बात समझते, इतनी आसानी से समझ लेते, तो नहीं चलते अपनी जगह से। उनको सब पता है कि 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर आप पैदल नहीं चल सकते। अगर आपको रास्ते में पानी की जरूरत पड़ गई तो ना पीने के लिए पानी मिलेगा, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, और जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए दूध नहीं होगा, और असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोगों ने, जैसे मुरादाबाद में है, मैं बता सकता हूँ कि हम लोगों ने उन रूटों पे हमने खाने पीने की व्यवस्था भी की है। हमारे जो है मेन चौराहों पे हम लोगों ने होटल को चलवा दिए हैं, खाने की व्यवस्था करवाई है लोगों के लिए, ताकि कोई भूखा दूर से आ रहा है उसको भोजन भी मिल सके, और बने हुए पैकेट हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं उन लोगों को। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जटाशंकर जी, अगर इसी तरह से हालात बने रहे, जो लोग दिल्ली में हैं, फरीदाबाद में हैं, गुरुग्राम में हैं, या जिन औद्योगिक क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर मजदूर दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो अपने सिर पर बोझ उठाए, अपना बैग उठाए, कंधे पर बच्चों को बैठाए हुए परिवार के साथ लगातार चल रहे हैं, ऐसी चीज इसको रोकना कितना जल्दी जरूरी हो गया है? मैं बार बार जैसे आप कह रहे हैं, जिस संवाद से, जिस भावना से, जिस संवेदनाओं के साथ जो बात आप रख रहे हैं, यही बातें हम सब लोगों के लिए व्यतीत कर रही हैं। जब ये तय हुआ था कि जब लोग सड़कों पे निकल गए
पानी नहीं मिलेगा, असुरक्षा की बात है, रोटी नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर पैदल चल के 700-800 किलोमीटर जाने के बाद सोचने लगे हैं। इसलिए सरकार ने ये तय किया कि जो लोग सड़कों पे निकल, अब अगर दिल्ली में लॉकडाउन था तो दिल्ली में घर से बाहर निकले कैसे? अगर लॉकडाउन का पालन करना था, लोग दिल्ली में हमारे बिहार के सर, दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है सर। दिल्ली में जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। सरकार पर सवाल खड़े कर दिया आपने अपनी सरकार पर। इस समय हम सब लोग पार्टी बनने की बात नहीं कर रहे, हम लोग संवेदनाओं के साथ अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर घरों में हम सब लोग बैठे हुए हैं, एज लेबर बैठे हुए हैं, एज वर्कर बैठे हुए हैं, तो घर जाने के बारे में अगर सोच रहे हैं और स्थितियां अगर लॉकडाउन को संभालने की थी, तो अगर बाहर निकलने के बाद जब वो उत्तर प्रदेश के सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए और जो शब्द आप बोले उन शब्दों के आधार पर हम लोगों को सुनाई दिया, तो हम लोगों ने तय किया कि इनको बसों में पहुंचा करके उनको घरों तक पहुंचा दिया जाए। अब क्या इंतजाम होगा सर जटाशंकर जी? अब क्या इंतजाम होंगे? कोशिश क्या होगी? वो जो निकल चुके हैं, वो एक रैला निकल चुका है, वो तो जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हो सकता है कि उन बसों में सवार होकर, वो दिल्ली के लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग हैं, उन बसों में सवार होकर वो आएंगे। कुछ लोग जाएंगे तो कुछ लोग आएंगे। ये आपस में जो आवागमन है ये और घातक हो सकता है। अब क्या इंतजाम हो सकते हैं? क्या कोशिशें हो रही हैं? अब हर हालत में जिन लोगों को बसों में डाल दिया गया है उन लोगों को स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, स्कैन करना पड़ेगा, थर्मामीटर से हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। नहीं रुक सकता है क्या? ये रैला जिस तरह से निकला है, बसों में ठुस कर लोग जा रहे हैं, भर कर, ये रुक सकता है क्या? देख लीजिए ना, आप 1000 अगर बसें हैं तो एक जिलों में हमारे 70-75 जिले हैं, हर जिलों में 10-5 बस अड्डे हैं, बहुत आसानी से हो सकता है। हम सब लोग इसकी माकूल व्यवस्था कर लेंगे। आपने आवाज उठाई है, आवाज उठाने के बाद अभी हम राहत आयुक्त से और कमिश्नर से हम लोग बात करते हैं, सीएम क्या ओडीसी बात करते हैं, इस बातों पे भी हम आपको संज्ञान मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि खड्डा विधानसभा में बिहार के बॉर्डर पर मैं हूँ। नरकटिया पनियामा के बाद सिसमा के बाद पनियामा खड्डा के बाद नरकटियागंज स्टेशन पड़ता है। बिहार बॉर्डर पर जो रेलवे लाइन पकड़ करके लोग सीधे बिहार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने कॉम्पिटिटिव पुलिसिंग किचन का कॉन्सेप्ट लाया। अब कॉग्निटिव पुलिसिंग किचन के कॉन्सेप्ट क्यों लाया? पुलिस को क्यों किचन के साथ जोड़ा? क्योंकि थाने के अंदर खाना बनाने के पीछे उसकी हाइजीनिक का पर्पज था, सोशल डिस्टेंस का पर्पज था, और जो लोग खड्डा स्टेशन पर परिवा स्टेशन पर बेकार बैठे हुए अपने भूख से तड़प रहे थे उन तक भोजन पहुंचाने का था। तो सोशल कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन देखेंगे कोशिश असर कब दिखाती है। वकार चौधरी जी, दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग हैं, यूपी से हैं, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, देश के अलग अलग कोनों से, और ज्यादातर वो लोग मजदूर हैं। ठीक है जटाशंकर जी, मैं वकार चौधरी से बात कर लेता हूं। कितना जल्दी इंतजाम होगा कि लोग को भरोसा हो जाए, घर घर जाकर, कॉलोनियों में जाकर, जो आप लोगों के वॉलंटियर, जो आप लोगों के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक वोट पर जिनकी नजर थी, उनकी जिम्मेदारी कब आप लगाएंगे ताकि ये पता चले कि किस कोने में कौन भूखा है, कौन बेघर है रात को? जी बिल्कुल, हमारे 1 लाख वॉलेंटियर सड़कों पर हैं और घर घर जाकर हर कारीगर से, हर उस मजदूर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसके साथ खाने या राशन की व्यवस्था नहीं है। और बिल्कुल हमारे पास पूरा इंतजाम है, हमारे साथ रहने का इंतजाम है। जटाशंकर जी की आवाज नीचे कर दीजिए। जी बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारे पास, हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा भी जटाशंकर जी भी कह रहे थे और सतीश चंद्र जी भी कह रहे थे, मैं बता दूं, देखिए हमारे यहाँ से पैदल लोग निकले हैं। जो हमने लॉकडाउन था, दिल्ली में लॉकडाउन है, भाई साहब अगर लॉकडाउन था तो पैदल निकले कैसे? देखिए पैदल के लिए लॉकडाउन नहीं होता, पैदल गलियों से निकला जा सकता है। चलिए अब आप लोग राजनीति ना करें, हम राजनीति में आप लोगों को नहीं उलझाना चाहते। हम आप लोगों को आपकी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हैं। रोकूंगा आप सबको। बहुत बहुत आभार वकार चौधरी जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े। हम राजनीति को किसी प्रकार से यहाँ पर हावी नहीं होने देंगे। नोडल अधिकारी सतीश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। जटाशंकर त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत आभार। हम किसी भी लिहाज से इस प्रकार की बहस में, इस प्रकार की गंभीर चर्चा में राजनीति को बिल्कुल हावी नहीं होने देंगे। हमने जिम्मेदारी का एहसास करवाने की कोशिश की, वो चाहे यूपी सरकार की बात करें, वो चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर नियंत्रण लगाने की जिम्मेदारी दोनों राज्य की सरकारों की है। और अगर वो सही तरीके से इस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं
तो स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी जिसके बारे में ना तो आप कल्पना कर सकते हैं ना हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इस लॉकडाउन को अगर कामयाब बनाना है तो तुरंत प्रभाव से इस पलायन पर रोक लगानी होगी, नहीं तो जिस तरह से हजारों हजारों लाखों की संख्या में लोग बसों में सवार होकर अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं, अपने पैतृक निवास पर जाना चाहते हैं, वो बस्तियों में, घरों में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण ले गए तो फिर जो लॉकडाउन हमने लगाया है वाकई में वो धड़ाम ही कहा जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।